गुड आफ्टरनून भाई सभी को। दिखाओ भाई क्या कुछ चल रहा है? एक बटा 12। अपना चल रहा था टॉपिक जो है राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में अपन डिस्कस कर रहा था कि ये पूरे देश में एक समान न होकर के असमान है, यही था। अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जहां स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, अपर लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो गठन का प्रोविजन है वो आर्टिकल 170 में है। आर्टिकल 170 में बता रखा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मैक्सिमम सीट है वो 500 हो सकती है और मिनिमम 60। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी थे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, पौंडीचेरी में 30 सीट थी, सिक्किम में 32 सीट थी, मेघालय और गोवा में 40-40 सीटें थी। ठीक है। उसके बाद ये देखा था कि इनमें एक एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां बायकैमरल सिस्टम है स्टेट में, वहां असेंबली के साथ साथ और क्या मिलती है? काउंसिल मिलती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल में हम लोगों ने देखा था कि इसके जो गठन का प्रोविजन है या क्रिएट करने का जो प्रोविजन है 169 में है, और सीट की जो संख्या है वो 171 में है। तो 169 में बताया कि कोई स्टेट यदि क्रिएट करना चाहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो उसको या तो विधानसभा सदस्य के कुल बहुमत या फिर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, जिसे राष्ट्रपति और संसद की सहमति प्राप्त हो के आधार पर क्रिएट सर्जित किया जा सकता है। और 171 के अनुसार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम विधानसभा सदस्य का 1/3 और मिनिमम 40 हो सकती है। ठीक है। कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य का इलेक्शन का नॉमिनेट करता है, गवर्नर करता है। 1/12 का निर्वाचन जो है ग्रेजुएट और टीचर्स के द्वारा किया जाता है, और 1/3 का जो है एमएलए और लोकल बोर्ड के जो प्रतिनिधि है वो करते हैं। ये था। इसमें कोई डाउट है किसी का? पिछली जो क्लास थी आप वही डिस्कस कर रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं किसी का भी? भारत के कुल कितने स्टेट में बायकैमरल सिस्टम है? 6 में। किस किस में? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना, और यूपी बिहार है। ठीक है। कल रिपब्लिक डे था। किस देश का राष्ट्र प्रमुख चीफ गेस्ट के तौर पे शामिल हुआ? क्या नाम था? नाम किस लिए नहीं याद आप लोगों को? क्योंकि अपने नाम नहीं है। अपने नाम टिंकू पिंकू चिंकू ये है ही नहीं है। ये हो तो तारे फटक देसी याद हो जाए, रणधीर, राजपाल, पृथ्वी है। हाँ। और ना, कमाल की बात है, जो फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था 1955 में, उसमें भी इंडोनेशिया का ही राष्ट्र प्रमुख शामिल हुआ था, और जो ये 76वां मनाया गया इसमें भी। ठीक है। तो खैर, आज आप शुरू करेंगे हाई कोर्ट। टॉपिक डाल लोगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय।
सागर सर की क्लास थी पिछली। क्यों से? हाँ, कलर से अंदाजा लग गया मेरे को सागर सर की क्लास। चलो भाई, देखो भाई, अपन ने जुडिशियल सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें यू पाया था कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम था, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था थी ना? जिसके टॉप पे कौन था? टॉप पे कौन था? सुप्रीम कोर्ट था। इसके बाद कौन था? हाई कोर्ट था। इसके बाद कौन था? डिस्ट्रिक्ट कोर्टें थी। तो यू हमारा कंप्लीट था। आज हमने ये शुरू करना है, हाई कोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के गठन का प्रोविजन आर्टिकल 214 में मिलता है। आर्टिकल 214 में गठन का प्रोविजन मिलता है। लिख दिया? अच्छा सुनो। 214 यार। अच्छा सुनो, सुप्रीम कोर्ट कितने में था? 124 में। ये चीज बड़ी अच्छी है, मतलब आर्टिकल याद करने की कोई विधि नहीं बना रखी परमात्मा ने कि कोई ट्रिक उस तो नहीं याद होती है। चीज आपस में कंपैरेटिवली या इंटरलेट करके अपन चीज पढ़नी पड़ेगी, तब जाके याद होगा, अदरवाइज कोई फॉर्मूला है ही नहीं है। अदरवाइज तो पॉइंट है, पॉइंट में फिर रट्टे ही मारने हैं। तो अपन ऐसे ही याद कर सके आप। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखो कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं देखोगे 213 के तहत राज्यपाल जारी कर सकता है। देख रहे हो? तो चीजें ऐसी हैं। हाँ, आप लोग देखोगे कि 52 के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है, लेकिन आप लोग देखोगे अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का पद है। आना तो वो 152 था, अब क्योंकि 152 में राज्य की परिभाषा दे रखी है, तो उस अगले में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन ऐसे पढ़नी है। तो क्या लिखा अपन है कि अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। तो पूछेगा कि हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो किस में है? अगर पार्ट पूछ ले किस पार्ट में है, तो पार्ट कौन सा है? 6। 6 ना, 152 था 237, तो यू कितना है? 214, तो पार्ट कौन सा हो गया? 6। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे, हाई कोर्ट राज्य न्यायपालिका में, हाई कोर्ट राज्य न्यायपालिका में शीर्ष पर है, टॉप पर है। टॉप, हाँ, स्टेट जुडिशियरी में टॉप पे है। उसके बाद जो कि एक अभिलेख न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय है। जिसकी जिसकी अवमानना पर, जिसकी अवमानना पर सजा का प्रावधान है, जिसकी अवमानना पर सजा का प्रावधान है। मतलब क्या है इस बात का? क्यों तो मैं पूछ रहा है, जिसकी
अवहेलना करे। सेम। क्या है, क्या है ये जो लास्ट पॉइंट अपन लिखा? विरोध तो कोई कर नहीं सकता कोर्ट का, विरोध नहीं, पालना, जो पालना नहीं करेगा। हाँ भाई, इधर क्या है इसका जो लास्ट लाइन लिखी है अपन, इसका मीनिंग क्या है? सुनो, है, वेरी गुड, ये है मतलब हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया, स्टेटस दिया गया है। मतलब उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है उसको रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है, और उसके तहत जो जजमेंट दिए जाते हैं उनकी कोई पालना नहीं करता है, तो उसके खिलाफ फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना का केस किया जा, जिसके तहत सजा दी जाती है। दो एक कोर्ट के पास है भाई ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का स्टेटस, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। ठीक है, तो क्या लिखा है भाई लास्ट? चलो नेक्स्ट लिखेंगे, अनुच्छेद 216 के तहत, आर्टिकल 216 के तहत हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों के मिलने से होगा, तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों के, न्यायाधीश ना लिख सकते हो, जज लिख लो, ऐसे जजों के मिलने से होगा जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाए, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाए। और ये लिखवा रखा, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित। मतलब आप लोग देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निश्चित है, कितनी है, कितनी है, एक जमा में 33, यानी टोटल कितने हो गए, 34। मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हो गया और 33 अदर जस्टिस हो गए, टोटल कितने हो गए, 34। ऐसे ही अगर हाई कोर्ट्स की हम बात करें तो उसमें एक तो चीफ जस्टिस होगा और बाकी ऐसे न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति, मतलब हमें कोई फिक्स नहीं है, उनकी संख्या कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। है किसका, जज का काम। हाँ, वो भी यही करेंगे, जुडिशियल वर्क, मतलब जो केस चलते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। मान लो आप कोर्ट में क्या करते हैं, केस ही तो करते हैं, तो अब उनकी सुनवाई करता है कौन, जज करता है। पैरवी करता है कौन, वकील करता है, वकील पैरवी करते हैं ना केसों की। ठीक है, तो अपन लिख लिया ना, अब लिखेंगे भाई अपा योग्यता, हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन है, यही लिख रखा ना भाई, अज्ञापन है यूटी, नियुक्ति,
यूटी कड़ा आ गया इसमें। चलो योग्यताएं लिखेंगे, नियुक्ति तो बाद में तो करेंगे। नियुक्ति योग्यता की खो दी हमने है, वो इस ताके लिख रखी, ये तो गड़बड़ करेगी बेटा। हमने पहली योग्यता तय करके जब तो नियुक्ति देंगे अगले दिन। कोई योग्यता पूरी नहीं कर रहा होगा तो उसमें नियुक्त कैसे कर देंगे? नहीं, या तो हमने गड़बड़ करी, फिर आगे अच्छा कर दी ना चीजें, दिखवाइए नहीं दी। नहीं, कई बड़े संगीन आरोप तो हमने इस क्लास में लाए मेरे ऊपर। एक पिछली क्लास में भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, तो पहले जी विधानसभा नहीं लिखवाई आपने, विधान परिषद लिखवा रही, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, झूठ तो हम भी नहीं बोलते, झूठ मैं भी नहीं बोलता। तो नहीं समझ, हमारी गड़बड़ कड़ा हो रही है। लिखो भाई, चलो सुनो, पहला पॉइंट योग्यता लिखो, पहले पॉइंट लिखेंगे। कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में, कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक जज के रूप में काम कर चुका है, 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है। मतलब कि इस बात का है हित, हाई कोर्ट में तो नियुक्त होना है उन्हें। हाँ, हाई कोर्ट से निचली कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब पूरे भारत में किसी भी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना 10 साल तक जज के रूप में काम कर चुका हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रमोट होगा हाई कोर्ट में जाऊंगा ना, हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लिया अपन है। अच्छा, हाँ चल बाद में करेंगे। फिर लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, कोई भी व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट में, कोई भी व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट में या फिर दो और अधिक न्यायालयों में, या फिर दो और अधिक न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता, 10 वर्षों तक अधिवक्ता भाई एक गुड़िया आ रही है ऑनलाइन, निक्की कंदोल, इसका एक क्वेश्चन है, सिटोसोल और सिटोप्लाज्म में क्या, ये तो फिर सरका होगा मेरे ख्याल में, अपना तो कौन यू है ना। मैं तो मां करी हूँ भाई, मारा है यू साइटोसोल और साइटोप्लाज्म, तो यू तुम्हारा तो कौन यू भाई, मेरे नू थमाले भाई, इंग्लिश मीडियम वाली है मखाला, सॉरी कुछ मैं डाउट रह रहा हूँ बेचारी का। चलो खैर, अपनी नहीं है यार, मतलब अपनी क्लास का नहीं है ये। ठीक है, चलो खैर, तो क्या लिखा अपन, सुनो ये, मतलब दो व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बन सके, तो अपन है, मान ले हाई कोर्ट में जज बनने की एक कंडीशन तो याद है कि 10 साल तक वो किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वो जज के रूप में सेवाएं दे चुका हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 10 साल तक या तो किसी हाई कोर्ट में या फिर किसी भी दो और दो से अधिक न्यायालयों में क्या कर चुका हो,
हाँ, लॉयर रहे आओ, ठीक है। ये बताए थे ना दर्द एक दिन, लॉयर में, एडवोकेट में और बैरिस्टर में क्या फर्क है। लॉयर कौन था? जिस पे सिंपल डिग्री हो। एडवोकेट कौन था? जिस पे फैशन की डिग्री हो। सिंपल का उल्टा क्या होगा? है? कौन होता है एडवोकेट, बैरिस्टर और लॉयर? फॉरेन कहीं से नहीं, लोग इंडोनेशिया तक रहा होगा भी बैरिस्टर है। जो दक्षिण अफ्रीका से और इंग्लैंड से, जो दो देशों से लो करके आया है, वो बैरिस्टर कहलाता है। और हाँ, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। और जिसने लो कर रखी है वो एडवोकेट है, कोई भी है। हाँ, एलएलबी कर रहा है जो। और जो एलएलबी करके प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट के अंदर, एलएलबी करते ही प्रैक्टिस नहीं कर सकता आदमी। एक पेपर होता है बार का, वो पेपर क्वालिफाई जो करे, जेबीटी बीएड करता ही कोई टीचर नहीं बन जाता, उसको एचटेट देना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही एलएलबी करते ही कोई भी वकील नहीं बन जाता, लॉयर नहीं बन जाता। लॉयर कब बनता है? वो जब वो पेपर पास कर लेता है, ठीक है। तो लॉयर कौन कहलाता है? जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कौन है? जो 10 साल तक किसी, या तो हाई कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में, दो दो से अधिक वर्षों से, सॉरी, दो दो से ज्यादा न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हूं। तो यह तो थी हाई कोर्ट का जज बनने की कंडीशन। दूसरी है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या कंडीशन है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की पहली कंडीशन तो है कि 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के अंदर जज के रूप में सेवा दे चुका हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 10 साल तक किसी एक उच्च न्यायालय या दो और दो से अधिक न्यायालयों में वकालत कर चुका हो। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि राष्ट्रपति की नजरों में उच्च कोटि का विधि विशेषज्ञ हो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, और 2 कंडीशन है हाई कोर्ट का जज बनने की। हाई कोर्ट का जज बनने की क्या कंडीशन है? 10 साल तक भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं, राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में, ठीक है। तो 10 साल तक जज के रूप में सेवा दे चुका हो, और 10 साल तक किसी भी कोर्ट में या उच्च न्यायालय में वो वकालत कर चुका हो। नेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नियुक्ति। अपॉइंट कौन करता है हाई कोर्ट के जज को? सर ये डाउट क्लियर हो गया है, ओके। चलो भाई, तो नियुक्ति कौन करता है हाई कोर्ट के जज की? कौन करा है? कौन करा है? कौन करा है? मैं कई बार इग्नोर करके जा लिया, तो भी राज्यपाल पर डरी। हाँ, कौन करा है? प्राइम मिनिस्टर। कौन करा है? कौन? पीछे? कौन करा है? हैं? कौन? राष्ट्रपति? इतना क्यों जी सा तोड़ रही तुम? राष्ट्रपति पक्का? काम खराब है सारा था। पीछे लास्ट कौन करे? हाँ, कौन करे? हैं? कौन करे? नहीं, लिख भी रखे हैं इन्हें तो। क्या लिखवा रखा है? क्या लिखवा रखा है कॉपी में?
अक्षर ज्ञान भी भूल गए क्या तुम? है? हाँ, मैं ये पूछ रहा लिखवा क्या रखा है ताम अपनी, क्या लिख बोलियो। हाँ, चलो भाई, सुनो भी ध्यान से, सुन दो भाई ध्यान से, सुन दो इधर। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सुनना जानता है इसमें, इसने ऐसे ही कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लगाऊंगा तो कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जज अपॉइंट करने से पहले एक 4 लोगों के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से सलाह लेगा। कौन? गलत। सीजेआई। मैं यू चेक कर रहा था, जिंदा बैठे के मर रहे होता बेटे बेटे। राष्ट्रपति को सलाह देगा कौन? सीजेआई। अब सीजेआई को सलाह देगा कौन? कॉलेजियम। ठीक है। अब ना सुनना ध्यान से, हाई कोर्ट में भी सेम जज दुए लग गए हैं। राष्ट्रपति लगाऊंगा, अब वो किसकी सलाह लेगा? सीजेआई की। अब वो सीजेआई की सलाह ली उसने, कॉलेजियम की सलाह नहीं लेता वो। अब इसमें एक इसकी जगह पे क्या चीज प्लस हो जाएगी? कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह ले। ये चीज लिख रखी है तुमने। ठीक है। तो अब सुनो, अपॉइंट कर दिए हैं, किसने कर दिए हैं? राष्ट्रपति ने। इब यू काम बेरा क्यों लिख रखा था हमने? यू मन करता को अपनी भाषा में लिख लो। इनमें हुआ हुआ यू का दिखाइए कि क्यों कर लिख रखा था हमने। नियुक्ति हाई कोर्ट सीजेएचसी। कोई ठीक तो लिख रखा था हमने? हम बताना नहीं आ रहा था। लिख ठीक रखा था एन बिल्कुल वही लिख रखा है जो आपा ने बोलिया है। भाई ने बेचारे ने बताना नहीं आया। ठीक है। तो इसमें ना जैसे चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किया जावे, अदर जस्टिस जो हमें अपॉइंट किए जावे। तो एक बार लिख लोगे एक एक करके। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रिपीट पूरी लाइन, पूरी लाइन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे, हमने बहुत अच्छा लिख रखा है ये। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप
लिख लिया ना। या तो थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने की बात, लेकिन अदर जस्टिस को कैसे अपॉइंट करता है वो लिखेंगे अगला पॉइंट बना करके। हाई कोर्ट के अदर जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉमा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। आगे रिपीट। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तथा राज्यपाल की सलाह पर की जाती है, था राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। मतलब आप लोग देखना कि जहां सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में जब जज अपॉइंट करने हो तो 4 जजों के कोलेजियम से सलाह लेता है, लेकिन हाई कोर्ट में जब जज अपॉइंट करने हुए तो सीजेआई 2 जजों के कोलेजियम से सलाह लेता है। ठीक है। कोलेजियम एडवाइस करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। और तब जाकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है मान लो गवर्नर से सलाह करेगा और गवर्नर से सलाह करके फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ऐसा ही है ना। ये तो थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने का प्रोसेस। लेकिन अदर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करना है, देन वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से सलाह करेगा और कंसर्न स्टेट गवर्नर से करेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से करेगा। यानी 3 संस्थाओं से सलाह कर है वो जब हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। और जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करे तो 2 संस्थाओं से। 2 संस्था कौन कौन सी है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो इन 2 लोगों से नेक्स्ट लिखोगे नियुक्ति होगी। शपथ, शपथ कौन कराता है इनको? ओथ कौन कराता है? हाँ, ओथ कराएगा इनको राज्यपाल, शपथ गवर्नर कराता है। नेक्स्ट लिखेंगे शपथ होगी, वेतन सैलरी कितनी लेवे, कितनी है सैलरी जज की है? सुनो इब। हाँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसकी तो है 2.5 लाख रुपए। कितनी है? 2.5 लाख। और जो अदर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनकी है 2.25 लाख रुपए। 2,25,000 रुपए। लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी सैलरी है? 280। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समकक्ष हैं, उनके बराबर हुआ उसका दर्जा। ठीक है। तो इसलिए तनख्वाह भी तुम देखोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जस्टिस है, अदर जस्टिस कितने हैं? 33। तो जो 33 की सैलरी है वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है 250। ठीक है। तो
कार्यकाल लिख लो भाई, टेन्योर कितना हो, इनकी अवधि कितनी हो है। कितनी अवधि इसकी है? जब तक राष्ट्रपति का हुआ, कितनी है? जब तक राष्ट्रपति अच्छा होगा, गलत। 62 लिखो। ये लिख रखा है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज अपनी आयु के अधिकतम 62 ईयर्स तक पद धारण करता है। मतलब अपनी एज का मैक्सिमम 62 ईयर तक वो पद पर बना रहता है, या उसको नो लिख लो कि जज के रूप में कार्य करता रहता है। अब सुनो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है वह 65 ईयर है, और हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वह 62 ईयर है। ठीक है। अब ना, यदि उसको मान ले टाइम से पहले इस्तीफा देना, रिजाइन करना है, तो किसको रिजाइन करेगा? राष्ट्रपति को। अपॉइंट किसने करा है? राष्ट्रपति ने। तो रिजाइन भी किसको करेगा? लिख लो, समय से पूर्व अपना इस्तीफा। समय कितना है इसका? एज का मैक्सिमम 62 ईयर्स। ठीक है। तो 62 ईयर तक पहले ही इस्तीफा करना हो तो लिखोगे, समय से पूर्व अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? राष्ट्रपति को सौंप सकता है। नहीं दिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसका, हाई कोर्ट के जज को समय से पूर्व प्रमाणित कदाचार और शारीरिक असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और फिजिकल इनकैपेसिटी, प्रमाणित कदाचार और शारीरिक असमर्थता, फिजिकल इनकैपेसिटी के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट के जज को प्रमाणित कदाचार, प्रमाणित कदाचार कह लो चाहे भ्रष्टाचार कह लो, एक के बात हो है वह, और शारीरिक अक्षमता या असमर्थता, फिजिकल इनकैपेसिटी के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव या इम्पीचमेंट बिल के द्वारा हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट बिल के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे, लिख दिया ना? मतलब कोई व्यक्ति जज बन गया तो ये नहीं कि 62 ईयर तक वो कुछ भी करेगा, उसको 62 ईयर से पहले भी पद से कैसे हटाया जाएगा? उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाएगा, और इम्पीचमेंट हमेशा दो ही आधार पे आएगा। दो आधार कौन कौन से हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और फिजिकल इनकैपेसिटी। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे कार्य, हाई कोर्ट के कार्य क्या क्या है, क्या क्या पावर है उसकी। फंक्शन एंड पावर लिखो, सबसे पहले लिखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये लिख दिया यूं। ठीक है ना भाई। प्रारंभिक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। दूसरा है भाई अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। तीसरा है अंतरण क्षेत्राधिकार, ट्रांसफर। चौथा है अभिलेख न्यायालय, यूं तो ही गया था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पांचवा है यार है, पांचवा है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू है, अभिलेख न्यायालय। छठा है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। फिर सुनो भाई, है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन। सुनो ध्यान से, इनमें लिखने वाला कुछ नहीं है, सुनने वाली है सारी चीजें। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है कि जब आर्टिकल 226 के तहत हम लोग सीधे हाई कोर्ट जाते हैं, मतलब जब किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 226 हमारे को यह अधिकार देता है कि हम सीधे हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और अनुच्छेद 32 हमारे को यह अधिकार देता है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में सुनवाई करने की जो शक्ति है वह हाई कोर्ट की कौन सी शक्ति है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस है उसका। ये 5 रीट जारी करता है हाई कोर्ट। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार पर चलास्ट है। एक और रह गया प्रतिषेध लेख। तो ये 5 रीट जारी करे है। तो मतलब कहने का यू है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामलों की जो सुनवाई करता है वो किस पावर के तहत करता है? मतलब सारे मैटर एक साइड और यू कल्ला एक साइड, मतलब सारे ने साइड लगा देगा, सबसे पहले इनकी सुनवाई करेगा। कौन से में? फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन वाले मामले। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, मतलब जब हम लोग किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तो ऐसे मामलों की जब सुनवाई करता है हाई कोर्ट तो वह उसकी कौन सी पावर है? एपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। अंतरण, इसको बोलते हैं ट्रांसफर, यानी जब हाई कोर्ट को लगे कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग केसेस ज्यादा है तो उसको किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। ये है उसका ट्रांसफर जुडिक्शन। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। अभी बताया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी जो हाई कोर्ट की जो सुनवाई होती है उसकी पूरी जो है
रिकॉर्ड्स के रूप में उसके एविडेंस रखे जाते हैं, और जब भी कोई उनका उल्लंघन करता है या अवमानना करता है तो उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, आगे है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। यानी हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो राज्य सरकार के या फिर राज्य लोकतंत्र के विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों की न्यायिक जांच कर सकता है। पता है ना इसका क्या है? यू लास्ट है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। यानी जो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिनको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, उनमें प्रशासन का भी जो अधिकार है वो किसके पास है? हाई। मतलब उनमें क्लर्क भर्ती करने या उनमें पीएन भर्ती करने या मैसेंजर भर्ती करने, ड्राइवर भर्ती, ये कौन करे है? हाई कोर्ट। अलग से वैकेंसी निकलती है हाई कोर्ट में क्लर्क, फिर में डिस्ट्रिक्ट कोर्टा में है फिर में। ठीक है, तो ये है प्रशासनिक क्षेत्र, ये कंप्लीट है हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो तारा बताओ।